हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक पैदावार हेतु तिल की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। हरी फली के लिए राजमा की वैज्ञानिक खेती। तिलहनी फसलों के तहत अगर तिल की बात करें तो अपने राज्य में तिल की खेती से किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि किसान तिल की खेती में वैज्ञानिक प्रबंधनों को अपनाएं और इन प्रबंधनों की जानकारी दे रहे हैं तो देखें और लाभ उठाएं। अभी तिल लगाने का बहुत उचित समय है और तिलहनों की मांग और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसका दाम भी अच्छा मिल रहा है। तिल की खेती करने से सबसे पहले हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा खेत का चुनाव करें जहाँ की वर्षा होने के बाद जल जमाव ना हो, जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पानी जम जाता है तिल बड़ा होने के बाद भी वहाँ पर बढ़वार उसकी रुक जाती है और अच्छा उपज नहीं दे पाता है। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं इसकी खेती हेतु भूमि का चुनाव एवं तैयारी की। पिछली फसल कटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई 2 से 3 बार डिस्क हैरो या देशी हल से जुताई करने के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेते हैं। मिट्टी जनित कीड़ों से बचाव के लिए 25 किलोग्राम क्लोरोपाइरिफास 5% धूल खेत में भुरकाव कर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। खेती रिज बेड बनाकर करना खरीफ के लिए उपयुक्त विधि है। बीज का चुनाव करने के पहले सबसे पहले ध्यान ये रखेंगे कि अच्छे संस्थानों से लें और वैरायटी का प्रभेद का चुनाव अच्छी तरह से करें। इसके कई प्रभेद बाज़ार में उपलब्ध हैं और अच्छे संस्थानों में उपलब्ध हैं, जैसे कृष्णा। ये 85 से 90 दिनों में तैयार हो जाता है तथा इसकी उपज 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। कांके सफ़ेद ये 105 से 110 दिनों में तैयार हो जाता है और इसकी उपज क्षमता 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कलिका ये 90 से 95 दिनों में तैयार हो जाता है और इसकी उपज क्षमता 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। प्रगति ये 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाता है और 7 से 8 क्विंटल इसकी उपज क्षमता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि तिल से बहुत कम समय में हम अच्छी उपज ले सकते हैं। बीज 4 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है और इसका लगाने का खरीफ में लगाने का सबसे उचित समय 15 जून से 15 जुलाई तक होता है। बुवाई से पहले बीज को थीरम या कैप्टान दवा से 2.0 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर बुवाई कर देनी चाहिए। उर्वरकों की मात्रा एवं प्रयोग। खेतों में उर्वरकों के प्रयोग की मात्रा इस आधार पर निश्चित की जाती है कि खेत की मिट्टी का एवं उर्वरक शक्ति का क्या स्तर है। उर्वरक में इस बात का ध्यान रखें कि अगर समय हो तो मिट्टी का जांच जरूर करा लें ताकि उसका सही ढंग से आप उसको पता कर पाएँ कि आपकी मिट्टी में कितने उर्वरक की मात्रा देने की ज़रूरत है। और इस सामान्य तौर पर
तिल के लिए उर्वरक की मात्रा 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास की ज़रूरत होती है। इसमें जो है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, कहने का मतलब 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस की पूरी मात्रा, 20 किलो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा 20 किलो जो पोटास है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है इसको खेत तैयारी करने के अंतिम जुताई के समय दे दें। और नाइट्रोजन की जो बाकी मात्रा है जो 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से जो हमारा बच गया है उसको 30 दिनों के बाद, उस समय तिल में फूल आने लग जाता है, उस समय इसका ऊपरी निवेश कर दें। बुआई के समय इस बात का ध्यान रखें कि कतार से कतार के बीच दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप 12 से 15 दिनों के बीच थिनिंग जिसको कहा जाता है, बछनी जिसको कहा जाता है, मतलब कि ज़्यादा जहाँ पौधे हैं उसको हटा दें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर तक रखें। और खरपतवार नियंत्रण के लिए इस बात का ध्यान रखें कि आप 20 रुपाई के जो बुआई कर लेते हैं उसके 20 दिनों के बाद एक बार खरपतवार का नियंत्रण कर लें ताकि इसकी बढ़वार अच्छी हो सके। खरपतवार अगर आप रासायनिक विधि से प्रयोग कर हटाना चाहते हैं तो शुरू में प्री इमरजेंस खरपतवारनाशी जैसे एलोक्लोर है, इसका सक्रिय तत्व 2 लीटर को 700 से 800 लीटर में मिलाकर बीज बुआई के 1 से 2 दिनों के अंदर इसको खेत में छिड़काव कर दें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, बदलते परिवेश के साथ कृषि में भी बदलाव की आवश्यकता है और यही बदलाव करके किसान खेतीबाड़ी में अच्छी आय कमा सकते हैं। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में राजमा की खेती की बात करें तो आमतौर पर इस फसल को किसान रबी के मौसम में लेते हैं, लेकिन अगर किसान राजमा की खेती फली के लिए खरीफ के मौसम में करे तब इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं राजमा की खेती के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के कृषि वैज्ञानिक पंकज कुमार से। किसान भाई, अगर बात करें प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की तो राजमा का नाम उसमें काफ़ी ऊपर आता है। और एक पहले जो राजमा की खेती होती थी वो सिर्फ़ और सिर्फ रबी मौसम में होती थी और उसकी फलियों का जो सब्जी का टेस्ट था वो कहीं न कहीं बाज़ार में उसने एक डिमांड पैदा की। और अब एक नया चलन देखने को मिल रहा है कि किसान बंधु खरीफ में भी राजमा को लगाते हैं, लेकिन इस वक्त जो राजमा लगाने का उनका उद्देश्य होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि उसकी फलियों को जो है तोड़ करके वो सब्जी के रूप में बेच सकें। तो किसान भाई, अगर राजमा लगाने चल रहे हैं फलियों के लिए तो सबसे पहले बात करेंगे खेत की तैयारी की। पहली जुताई जो है नौफारे से, जिसको 9-10 कल्टीवेटर कहते हैं, उससे करना चाहिए। और उसके बाद की जुताइयों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी खेत है उसमें फसल अवशेष न बचे, जो हमारी खेत है उसमें जो है ढेले वगैरह न बने। ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगावें, जिससे कि खेत जो है समतल हो सके, जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो सके और जो जल जमाव वगैरह की समस्या होती है उससे कहीं न कहीं मुक्ति पा सके। किसान भाइयों, राजमा एक दलहनी फसल है, ये सोचकर अक्सर किसान उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए जरूरी है कि मिट्टी का परीक्षण करवाकर उसके अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें। यदि मिट्टी परीक्षण नहीं कराया है तो सामान्य अवस्था में कितनी मात्रा में पोषक तत्वों को देना है, आइए जानते हैं। अगर हम उर्वरक
की अनुशंसाओं की बात करें तो 1 हेक्टेयर खेत में 100 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम स्फूर तथा 30 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करेंगे। अगर आपके भूमि में जिंक की कमी है, आपको लगता है तो ये उचित समय है जिंक को डालने का, तो आप जो है 1 हेक्टेयर खेत में 21% का जिंक का 25 किलोग्राम प्रयोग में लाना चाहिए। और जिंक के प्रयोग के समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी फॉस्फेटिक खादें हैं, जिनमें मुख्यतः हमारा डीएपी आता है, एसएसपी आता है, इसके साथ जिंक को हम न मिलावें। अधिक पैदावार के लिए जरूरी है कि राजमा की उन्नतशील प्रजातियों की बुआई की जाए। तो अपने राज्य के लिए राजमा की कौन कौन सी प्रजातियां उपयुक्त हैं, आइए जानते हैं। जो बीज की आवश्यकता पड़ेगी किसान भाई राजमा को लगाने के लिए, वो तकरीबन 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता होगी। आप बीज किसी सरकारी और प्रमाणित संस्थान से ही लें। किसान भाइयों, फसल को हानिकारक कीट एवं रोगों से बचाना बेहद जरूरी कार्य है, जिसमें बीज उपचार का अहम योगदान है। तो राजमा के बीजों का उपचार कैसे करना है और इसकी सही विधि क्या है, आइए जानते हैं। बीज उपचार की बात आती है तो बुआई के 48 घंटे पहले आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बुआई के 48 घंटे पहले 2.5 ग्राम फफूंदनाशी दवाएं जैसे डाइफोल्टान है, आपका थीरम है, कार्बेंडाजिम है, कैप्टान है, उससे जो है बीज को प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित जरूर कर लें। उसके बाद जो जिन क्षेत्रों में कजरा पिल्लू का प्रकोप होता है, उन इलाकों में क्लोरफारिफास 20 EC कीटनाशी दवा का 8 ml जो है प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करना चाहिए। और उसके बाद फफूंदनाशी और कीटनाशी से उपचार करने के बाद जो हमारा राइजोबियम कल्चर है, जो पीएसबी कल्चर है, इससे भी बीज को अवश्य उपचारित करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि किसान खेत तैयार करके बीज को छिड़कवा विधि से बोते हैं, जिससे अंकुरण सही ढंग से नहीं होता। इसलिए बीजों की बुआई किस प्रकार से करनी है, आइए जानते हैं। जब बुआई करने चलते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। उसके बाद अगर निकाई गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन की बात करें किसान बंधु, तो राजमा की फसल में 2 बार जो है निकाई गुड़ाई करना आवश्यक हो जाता है। पहली निकाई गुड़ाई जो है 25 से 30 दिन के बाद, जिस वक्त हम फसल बुआई करते हैं उसके 25 से 30 दिन के बाद, और दूसरी जो है 45 से 50 दिन के बाद ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद जो है अगर जो किसान बंधु रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन करना चाहते हैं तो पेंडीमेथिलिन 30 EC की जो मात्रा है उसकी 3 लीटर जो है प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोल बना के प्रयोग में लाना चाहिए। और ध्यान ये देना चाहिए कि इसका जो प्रयोग करना है वो हमको बुआई के बाद और अंकुरन से पूर्व कर लेना है। तो इस तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो निश्चित तौर पे जो राजमा की फलियां हैं वो अच्छी आएंगी और आप अच्छा उससे मुनाफा कमा सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान भाई खरीफ के मौसम में फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं, वे अभी इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। लेकिन इसकी स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए फूल गोभी की कौन सी किस्मों का चुनाव करें और नर्सरी डालते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AP राकेश। बिहार राज्य में बड़े पैमाने पर फूलगोभी की आगात किस्म किसान भाई लगाते हैं, जिसके द्वारा उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। आगात किस्मों में कुंवारी, पटना, अरली, पूसा, कतकी, ये हाजीपुर आगात आदि विभिन्न किस्में हैं जिसको कि किसान भाई लगा करके, और इसके अतिरिक्त जो हाइब्रिड किस्में हैं उसको किसान भाई लगा करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
बुआई के लिए जो बीज दर है वह हाइब्रिड किस्मों के लिए 200 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर है तथा जो उन्नत किस्में हैं ओपन पोलिनेटेड वैरायटी उसके लिए 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई को आगात किस्मों के चयन के बाद उन्हें नर्सरी प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव। पौधशाला के लिए चयनित स्थान की मिट्टी हल्की हो, जैसे बलुआर दोमट या दोमट, तथा मिट्टी का पीएच मान 6 के आसपास हो ताकि बीज का जमाव सुचारू रूप से हो सके। पौधशाला के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश पूरे दिन बराबर उपलब्ध हो ताकि पौधे अच्छी प्रकार से विकास कर सकें। जमीन आसपास के क्षेत्र से थोड़ी ऊंची हो तथा खेत में 15-20% ढलान हो ताकि वर्षा ऋतु में अतिरिक्त पानी क्यारी से बाहर चला जाए। 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए करीब उसके 5% एरिया में बीज की नर्सरी गिराते हैं और इसके लिए 3 मीटर गुना 1 मीटर की क्यारी बनाते हैं। किसान भाई को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो बीज इसमें प्रयोग करते हैं वह बीज उपचारित होना चाहिए और इसलिए बीज उपचार के लिए हम कैप्टान, थीरम या बेविस्टिन से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचार कर लेते हैं। बीज की बुवाई साधारणतः बीजों को छिटक कर ही बोते हैं, परंतु कतारों में बोना अधिक अच्छा होता है। इससे निराई गुड़ाई में आसानी रहती है तथा बीज का वितरण भी समान रहता है। प्राय पंक्तियां 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती हैं। बीजों की गहराई किस्मों पर निर्भर करती है। बुवाई के बाद बीजों को मिट्टी से हल्का ढक देते हैं। भारी मिट्टी में बीजों को बहुत हल्का ढकना चाहिए। ढकने का काम प्राय धीरे धीरे अंगुलियों से या लकड़ी के टुकड़ों से करना चाहिए। क्यारियों को नम रखने के लिए फुहारों से हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बीज को नर्सरी बेड में गिराने के बाद उसको ढकना जरूरी है, इसलिए उसी बेड की मिट्टी से उसको ढक देते हैं। ढकने के पुनः बाद जो है उसका मल्चिंग कर देते हैं। इसलिए इसके लिए सूखी घास, पुआल आदि से इसकी मल्चिंग कर देते हैं जिससे कि नमी का संरक्षण हो सके। 5-7 दिनों तक उसका सही ढंग से नमी बनाए रखते हैं और इसके लिए हम फव्वारे से उसकी सिंचाई करते हैं। बेड में बीज को गिराने के बाद उसका समुचित रखरखाव ज़रूरी है, इसलिए जो भी अगर उसमें घास वगैरह निकलते हैं तो हाथ या खुरपी की सहायता से उस घास को निकाल लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्लाइटॉक्स 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके समय समय पर बिचड़े में छिड़काव करते रहते हैं जिससे कि गलन की समस्या रुक सके। ध्यान रखना चाहिए किसान भाई को कि यह बेड बरसात का पानी उसमें ज़्यादा नहीं जमा हो या बारिश की पानी से सुरक्षा के लिए उसे हम लो टनल, प्लास्टिक का लो टनल्स के अंदर बीज गिराएं या शेड नेट के अंदर जो बीज गिराएं जिससे कि सीधी वर्षा का पानी से उसका सुरक्षा हो सके। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव पिपराही, जिला मधुबनी के नंद किशोर पटेल ने। आपने हल्दी की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हल्दी जैसा कि हम जानते हैं ये अभी के मौसम में इसके लगाने का वक्त आ गया। हल्दी के लिए जो उत्तम प्रभेद हमारे बिहार राज्य के लिए है वो है राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली, RH5, RH9 या RH13।
इनमें से कोई भी प्रभेद यदि उपलब्ध हो तो आप इसे अपने खेतों में लगा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फल बागों में अंतर्वर्तीय खेती करके किसान ले सकते हैं अधिक लाभ। स्वस्थ पौध की प्राप्ति हेतु धान की उन्नत किस्में एवं नर्सरी तैयारी पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@network18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।